करते हैं कि किस तरीके से वेव की एक इक्वेशन को डेवलप किया जाता है। हमारी मैथमेटिक्स और फिजिक्स कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर आकर जुड़ती हैं और ये पॉइंट है आपके पास नेचर में होने वाली चीजों को आपस में मैथमेटिकल एक इक्वेशन में जोड़ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम बोलता हूँ तो क्या पाइथागोरस की थ्योरम किताबों में एग्जिस्ट करती है कि रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती है? तो आप बोलते हैं सर करती है रियल लाइफ में। जब भी मैं कोई राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगा तो ये एग्जिस्ट करती है। और मैं बच्चों को अगर ये बोल देता हूँ कि क्या ट्रिग्नोमेट्री किताबों में एग्जिस्ट करती है कि डे टू डे लाइफ में, तो डज एग्जिस्ट। तो हमारे पास क्या है, ये एक यूनिवर्स है जिसकी लैंग्वेज है मैथमेटिक्स, और ये मैथमेटिक्स की लैंग्वेज हमको यूनिवर्स की क्रिएशन, यूनिवर्स के ऑपरेशन और यूनिवर्स हमारे पास किस तरीके से आपके पास बिहेव करता है इसके बारे में बताती है। और बोला जाता है, जिसको हम संस्कृत में भी बोलते हैं, कि जो चीज हमारी बॉडी में है वो यूनिवर्स में भी है। तो उसको बोला जाता है कि ये हम जैसा उसको एक संस्कृत का वर्ड बोला जाता है, यस्य पिंडे तस्य ब्रह्मांडे, मतलब कि बोला जाता है जो हमारी पिंड मतलब हमारी बॉडी में है वही ब्रह्मांड के अंदर। और इस वजह से कहा जाता है हर चीज को बड़े ढंग से देखो तो आपको नेचर के बारे में समझ में आएगा। हर चीज जो आपके पास पास हो रही है वो जादू से कम नहीं, वो मैजिक से कम नहीं। कहते कि आप सब कुछ बना लोगे लेकिन ये यूनिवर्स नहीं बना पाओगे। हाँ या ना, लगता है ना। हम सबको, हम कार बना लीजिए, आप रॉकेट बना लीजिए, मार्स तक पहुंच जाएंगे, आप न्यूक्लियर वेपन बना लीजिए, आप पानी बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, लेकिन आप बच्चे संसार नहीं बना सकते। आप बच्चे आर्टिफिशियली किसी पर्सन को बना सकते हो। आजकल तो बच्चा हमारे पास टेक्निक्स आ गई हैं, IVF टेक्निक्स वगैरह आ गई हैं, लेकिन बच्चा यूनिवर्स तो नहीं बना सकते ना, और वो भी इतना परफेक्ट कि जो अपने आप काम करता है। न कि काम करता है, आपके हाथ से पेन गिरेगा तो वो नीचे गिरेगा, तो वो अपने आप काम करता है। तो कहा जाता है कि इस यूनिवर्स की जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को अगर आप अंडरस्टैंड कर पाते हो तो आप चीजों की, आपको एक चाबी मिलती है, उस चाबी से बच्चे आप कई ताले खोल सकते हो, या आपको वो ताला कहीं नजर आए तो आप बोलोगे ये चाबी मैं पहले भी बना चुका हूं तो ये ताला खुल जाएगा। तो वेव, वेव की डिफरेंशियल इक्वेशन ने हमारे लिए क्या कमाल किया, इसने मैटर वेव ढूंढने में हमें हेल्प की। मैटर वेव किसके साथ होती है? डिबॉगली, जो हमारे पास लुइस डिबॉगली एक आपके साइंटिस्ट थे, जिन्होंने एक बात को आगे रखा। उन्होंने बोला कि एवरी पार्टिकल कैन बी रिप्रेजेंटेड और कैन बी कोलैबोरेटेड विद द, किसके साथ कोलैबोरेट कर किया जा सकता है? विद अ वेव, मतलब कि उसके साथ एक वेव को हम एसोसिएट कर सकते हैं। ऐसा लुइस डी बॉगली ने बोला। तो मैटर वेव एग्जिस्ट करती, तो वेव, आप वेव हमारे आसपास है तो उन वेव्स को कुछ इक्वेशंस फॉलो करनी चाहिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन। हमने ये बात पिछले बार ही समझी कि मेरे पास y आपके पास किसके बराबर होता है, तो हमने समझी y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ px, ये हमने पिछली बार समझी थी। एंड आल्सो, और साथ ही साथ मैंने ये समझा था कि वेलोसिटी ऑफ वेव आपके पास क्या होती है? dy बाई dt। अगर हमको याद हो तो हमने यहाँ पर किया था ओमेगा a into cos of omega t minus of kx, एंड आल्सो इसके साथ एक और चीज थी कि dy बाई dx, ये भी हमने किया था माइनस इंटू के माइनस ऑफ के इंटू ए माइनस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। ये हमने यहाँ पर पिछली बार चीजों को लिखा था, समझने की कोशिश की थी। अब हमने करना क्या है? इक्वेशन फर्स्ट को फिर से डिफरेंशिएट करना और इक्वेशन टू को फिर से डिफरेंशिएट करना। सो यहाँ पर हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। सो हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देते हैं इक्वेशन वन। मैं यहाँ पर अगर इक्वेशन वन को डिफरेंशिएट कर देता हूँ दोबारा से, तो डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी टी का स्क्वेयर, तो ओमेगा एक कांस्टेंट है, कॉस की डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन इनटू ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। इसके बाद ओमेगा को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो मेरे पास बच जाएगा ओमेगा। कुल मिलाकर ये मेरे पास आएगा माइनस ओमेगा स्क्वेयर ए इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, ये मेरे पास आ जाएगा। मैं यहाँ पर दोबारा से डिफरेंशिएट कर देता हूँ किसको? मैं दोबारा से यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर टू को।
मैं इक्वेशन नंबर 2 को अगर दोबारा से डिफरेंशिएट कर दूं तो मेरे पास क्या चीज आ जाएगी, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वेयर माइनस ऑफ ए इंटू ए, कॉस की डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन, आपके पास ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, और माइनस के एक्स की दोबारा से डिफरेंशिएशन तो माइनस ऑफ के। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो माइनस साइन कितनी बार आ रहा है, 1 2 और 3, तो ये माइनस ही बचेगा, और ये मेरे पास के स्क्वेयर इंटू ए, और क्या बच जाएगा मेरे पास, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के इंटू एक्स। तो ये हमारे पास यहाँ पर एक को रिजल्ट आ गया। इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देते, तो अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो मुझे क्या मिलता है, मैं अगर इनको डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, मुझे यहाँ पर मिल जाता है डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी टी का स्क्वेयर डिवाइडेड बाई कंप्लीटली डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वेयर, एंड दिस इज इक्वल टू, ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव, साइन ओमेगा टी बच जाएगा मेरे पास ओमेगा स्क्वेयर के स्क्वेयर। अब हमको देखना है कि ओमेगा स्क्वेयर इज बाई के स्क्वेयर किसके बराबर होता है, तो ये तो मेरे पास वेलोसिटी ऑफ वेव के बराबर होता है, तो वी स्क्वेयर आ जाएगा। तो फुल एंड फाइनली मेरे पास यहाँ पर रिजल्ट क्या आ जाएगा बताओ, तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू वी स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वेयर। नाउ ये मेरे पास इक्वेशन है विच इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ द वेव। अगर मैं आपको बोलूं तो आपने इस साल शायद केमिस्ट्री के अंदर शॉगिंजर वेव इक्वेशन भी की होगी या इसके बारे में सुना होगा। शॉगिंजर वेव, जो शॉगिंजर वेव इक्वेशन है, अगर आप उसको देखें तो फंडामेंटली वो भी यही चीज आपको कहती है। फंडामेंटली अगर आप देखें तो वो भी आपको यही चीज कहती है। आप वो किताब निकालकर दोनों को रिलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों इक्वेशन बिल्कुल सिमिलर है, और दोनों इक्वेशन हमारे पास कहीं ना कहीं मैच आपके पास कर जाती है। अगर हम इसको आगे की तरफ को लेके चलें तो मुझे क्या चीज समझ में आती है, मुझे ये चीज समझ में आती है डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी टी का स्क्वेयर, ये यहाँ पर चला जाएगा तो माइनस आ जाएगा, वी स्क्वेयर अपॉन डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अगर आप राइट हैंड साइड की टर्म को लेफ्ट हैंड पे लेके जाएंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, और जहां से वो टर्म हिल गई हट गई वहां पर 0 आ जाएगा। बहुत सिंपल सी चीज है। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन अगर कभी आ जाए अगर टीचर बोलता है डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी टी का स्क्वेयर माइनस 625 डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, और मुझे यहाँ पर क्या बताना है, कैलकुलेट करना, वी हैव टू कैलकुलेट दी we have to calculate the speed of the wave, we have to calculate the speed of the wave, the speed of the wave। तो सॉल्यूशन अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो वी स्क्वेयर किसके बराबर आ जाता है, अगर मैं इसको कंपेयर कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 625, तो मेरी स्पीड कितने के बराबर आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 625, और अंडर रूट ऑफ 625 कितने के बराबर होता है, तो आंसर इज 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये 25 मीटर पर सेकेंड है। क्या ऐसी चीज आपको स्कूल लेवल पे आ सकती है? नहीं, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि साउंड वेव तक हो सकता है कि टीचर आपको क्वेश्चन डाले, ठीक है, साउंड वेव तक। जो अब हम कर रहे हैं बच्चे, ये हम सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं बच्चे, ताकि अगर मान लिया जाए कि ऑप्शन के अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो मुझे याद रह जाए, तो मैं उस क्वेश्चन को क्या कर पाऊंगा, हैंडल कर पाऊंगा। सिर्फ मैं इस वजह से कर रहा हूँ इसको। अदरवाइज स्कूल लेवल के हिसाब से जितना आपको पूछा जा सकता है वो सारा का सारा आपके पास हो चुका है, और आपने उसकी प्रैक्टिस कर देनी स्टार्ट कर देनी। मुझे एक दिन का और टाइम चाहिए जब मैं स्ट्रीमलाइन करके रोज का आपको एक आधा पेपर देना शुरू करूँ। सर ये चैप्टर कितना रहता है अभी? ये बच्चे चैप्टर खत्म है, मैंने आपको बताया कि अगर देखा जाए तो आप जो एक्स्ट्रा कराओगे एक्स्ट्रा तो कभी खत्म ही नहीं होता लड़के, एक्स्ट्रा ही तो है, एक्स्ट्रा कभी खत्म ही नहीं होता। 2 साल 3 मतलब कि 2 साल में भी कई बार ये अगर मैं आपको बोलूं तो मैं
अगर जाऊंगा तो मेरे को देख लेगा और यार ये वाली चीज, ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन बनते रहते हैं ना बच्चे, थ्योरी इंप्रूव होती रहती है। अरे हाँ, अगर बोला जाए कि फंडामेंटली कितनी चीजें और रह गई हैं, तो फंडामेंटली बच्चा हमारे पास 4 चीजें और रह गई। फंडामेंटली 4 चीजें और रह गई हैं जो टीचर आपको कहीं पर भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है फंडामेंटली। लेकिन अगर आप बोलो कि सर इसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, तो बहुत कुछ है जो बचा हुआ, बहुत कुछ। मैं सारी बात कर रहा हूँ वो टोटल, ये नहीं कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि किसी साल जेई में कैसा क्वेश्चन पूछा गया, नीट में कैसा पूछा गया, ये बहुत ज्यादा। ठीक है, अब पॉइंट ये भी है बच्चे कि आजकल के दौरान के अंदर इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं है, लेकिन हाँ मतलब कि जब पूछे जाते थे उस लॉजिक के हिसाब से अगर आप देखने जाते हो, तो क्योंकि ये चैप्टर जाकर वेव ऑप्टिक्स से जुड़ता है, इसलिए अभी की जो मेहनत है वो वेव ऑप्टिक्स की मेहनत है। वो मेहनत बच्चा हमारे पास वेव ऑप्टिक्स की भी मेहनत चलती है। तो ये हमारे पास यहाँ पर ये पॉइंट आपके पास फिनिश हो सर आज ऑफलाइन में कितने बच्चे आए थे? गए। ऑफलाइन के अंदर बच्चा आई थिंक सो 20 के आसपास बच्चे आए थे बेटा, 15 to 20 एग्जैक्टली मैंने गिने नहीं, पर मेरे को रफली लगता है 15 to 20 आए थे बच्चे। मतलब भीड़ थी? भीड़ नहीं कह सकते, खाली थी सीटें। फिर 15-20 तो ना होंगे। हाँ क्या क्या 15-20 तो ना होंगे फिर? 15 to 20 बच्चा हमारे पास, क्योंकि कुल जो सीट्स है वहाँ 42 हैं, तो काफी सीट्स खाली भी थी, तो मतलब कि हाफ 50% ही बच्चे आए थे, तो मान के चलो कि 20 के 15-20 बच्चे ही थे। यस सर। तो 42 सीट्स है ना वहाँ पे बैठने के लिए, है ना। यस तो यस सर। तो इस हिसाब से काफी काफी वहां पर इलेक्ट्रॉनिक शेल फ्री बैठे हुए थे। ठीक है, चलो आगे चलते, क्योंकि रीजन बहुत है ना, क्योंकि जैसे कई बच्चे हैं वो मैथ्स और केमिस्ट्री की क्लासेस के लिए भी निकलते हैं, अब वो अकेले मेरी क्लास के लिए निकले, वो भी उनको वैलिड नहीं लगा, जो बात सही भी है बच्चे, ठीक है, जो बात सही भी है कि मेरी बात समझ रहे हैं ना, कि कई बच्चे बोलते हैं कि यार अब मैं घर से निकला हूं तो मैं मैथ्स भी करके निकलूं, केमिस्ट्री भी करने जाऊं, फिजिक्स भी करने जाऊं। तो हुआ ये बच्चे कि सिर्फ मेरे को लगता है कि मैंने ही ओपन किया हुआ था, बाकी किसी किसी ने सर जिस ललित जिसने, सर ने तो हॉलीडे में लीव में है ना, आउट ऑफ सिटी, तो उन्होंने वेडनेसडे को कंटिन्यू करना है। हाँ अभी हाँ केमिस्ट्री केमिस्ट्री सर ने तो आज ऑनलाइन लगाई है, हाँ मुझे ऑफलाइन नहीं पता है, लगाई। मुझे पता है, देखिए पता है अपना अपना। अब जैसे पॉइंट तो ये भी था कि मैं भी ये सोचा था कि यार आज मैं सफाई करवा लेता हूँ, और मतलब कि सफाई, क्योंकि मैंने 4 तारीख का वो वैसे का वैसे ही था, फिर मैंने बोला कि यार सफाई चलो कल करवा लेंगे, है ना, तो क्योंकि बच्चों का पता ही नहीं है कि बच्चे आएंगे, लग भी नहीं रहा था ना कि बच्चे आएंगे कि नहीं आएंगे, हाँ या ना, मेरी बात समझ रहा है। तो इस यस सर। हिसाब से फिर मैंने सोचा कि यार अब क्या किया जाए, अब +2 वाले बच्चे तो पीछे पड़े थे कि भैया नहीं सर आपको आना ही पड़ेगा, तो +2 वाले बच्चों को थोड़ा सा होता है ना कि हम भी घर से निकले, तो मैं चलो फिर यस बेटा मैं बोला सर। आ जाता हूँ, फिर वो मैंने बोला कि अगर आते हैं तो फिर दूसरे बच्चों को भी बोल देते कि आप आ जाइए, तो आए हुए थे बच्चे वहां पर, ठीक है, डिस्कशन वगैरह भी करके गए सारी चीजों का, तो आ रखे थे 15 to 20 आ रखे थे बच्चे, बाकी भी खुल गया, मतलब कि मैंने देखा साथ में कई कोचिंग्स के अंदर बच्चे जा रहे थे बच्चे। चलो, सो हमारे पास अब यहाँ पर क्या आ जाता है बच्चे, वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टैंडिंग वेव्स। सो वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टैंडिंग और द स्टेशनरी वेव्स। हमारे पास स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव्स कहाँ पर बनती हैं और कैसे बनती हैं। व्हेन, जब हमारे पास, व्हेन द टू वेव्स, व्हेन द टू वेव्स, जब मेरे पास दो वेव्स होती हैं बच्चे, when the two waves traveling in opposite direction, traveling in the opposite direction, traveling in the opposite direction, traveling in the opposite direction, या opposite direction के अंदर travel करती हैं बच्चे, and they सुपर इम्पोज each other, यानी कि सुपर इम्पोज करने का मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं, ऐड हो जाती है, पर दे आर ट्रेवलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सुपर इम्पोज ईच अदर, सुपर इम्पोज ईच अदर, द स्टैंडिंग वेव्स आर फॉर्म्ड, द स्टैंडिंग वेव्स आर फॉर्म्ड। हमारे पास स्टैंडिंग वेव जो होती हैं आर फॉर्म्ड, स्टैंडिंग वेव जो होती हैं वो हमारे पास बन जाती हैं जब दो वेव्स जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, ये चलते चलते एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं और हमारे पास क्या हो जाती है, स्टैंडिंग वेव्स फॉर्म हो जाती है। दीज टू वेव्स, ये जो हमारे पास दो वेव्स हैं, दीज टू वेव्स, ये हमारे पास जो दो वेव्स हैं बच्चे, हैव
इनके पास क्या है बच्चे, हमारे पास हैव दी दिस टू वेव्स हैव दी इक्वल एम्पलीट्यूड, इनका एम्पलीट्यूड मेरे पास क्या आ जाता है, इक्वल आ जाता है, हैव द इक्वल एम्पलीट्यूड एंड आपके पास इक्वल फ्रीक्वेंसी, और इन दोनों का हमारे पास इक्वल एम्पलीट्यूड है और इक्वल आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाती है, तो ये मेरे पास स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव बन जाती है। पर इससे होता क्या, ठीक है, जब वेव ट्रेवल करती है तो मीडियम का हर पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम और एक्सट्रीम से मीन की तरफ भागता रहता है, लेकिन जब स्टैंडिंग वेव्स बनती है तो मीडियम के कुछ पार्टिकल्स फिक्स कर लेते हैं कि उनको उसी पर्टिकुलर डिस्टेंस तक जाना है और उसके बाद वापस आ जाए। मेरा कहने का मतलब क्या है बच्चे, इन दिस स्टैंडिंग वेव्स, in these standing waves the energy is going nowhere, in these standing waves मेरे पास standing waves के अंदर क्या होता है, the energy जो आपके energy है is going nowhere, ये energy कहीं पर भी नहीं जा रही, it is going nowhere, ये हमारे पास कहीं पर भी किसी और तरफ नहीं जा रही, it is going nowhere, and और ध्यान से समझना, and और ध्यान से समझना बच्चे, the particles of the medium, the particles of the medium, और जो particles हैं हमारे पास मीडियम के, जो मेरे पास यहाँ पर particles, and the particles of the medium are moving या are oscillating, they are oscillating, they are oscillating in the, they are oscillating in the different amplitude, they are oscillating in the डिफरेंट एम्पलीट्यूड, यानी कि हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर से बच्चे कुछ पार्टिकल डिफरेंट एम्पलीट्यूड के अंदर ऑसिलेट कर रहे हैं, और ये कैसे ऑसिलेट कर रहे हैं ध्यान से समझना, यहाँ पर ये पार्टिकल्स के मीडियम, याद रखना सम पार्टिकल्स, कुछ ऐसे पार्टिकल्स है, some particles never leaves, ये कभी भी बच्चे लीव नहीं करते, क्या लीव नहीं करते हैं बच्चे, दे नेवर लीव द मीन पोजीशन, उनको एनर्जी मिल रही है लेकिन वो मीन पोजीशन को लीव नहीं करते हैं। याद करो, जब हमारे पास ये पार्टिकल ए, ये बी और ये मेरे पास सी था, और जब वेव चलना चलती है तो बेटा क्या होता है, जरा देखें बच्चे, आपको बहुत बार बताया कि जब वेव हमारे पास यहाँ पर चलना शुरू करती है तो क्या होता है, जब वेव हमारे पास, ये पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल 2 है, ये पार्टिकल 3 है, ये पार्टिकल 4 है, ये पार्टिकल 5 है, अब जब वेव चलना स्टार्ट होती है तो क्या होता है, जब वेव थोड़ी देर के बाद आगे चलती है तो बताओ क्या होता है, मैं बताता हूँ, जब वेव आपके पास यहाँ पर आगे की तरफ को चलती है आगे, तो ये 1 पार्टिकल कहाँ पर आ जाता है बताओ, नीचे, 2 पार्टिकल कहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर, 3 पार्टिकल सर ये ऊपर चला जाता है ना, 4th पार्टिकल सर ये यहाँ पर आ जाता है, 5th पार्टिकल सर ये यहाँ पर आ जाता है, तो वेव आपके पास आगे चली जाती है, वेव हमारे पास 5वां यहाँ पर आ जाता है, तो आप बोलते हैं सर वेव ये वाला देखो, वेव का ये वाला पोर्शन जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ये वेव का ये वाला पोर्शन ये आगे खिसक जाता है, तो वेव का ये वाला पोर्शन आगे खिसक गया तो 1 नीचे, 1 नीचे आ जाता है, 2 मीन पे आ जाता है, 3 बच्चे एक्सट्रीम पे चला जाता है, 4 मीन पे आ जाता है और 5 भी किस पे आ जाता है, एक्सट्रीम पे। इसके बाद जब वेव चलती है तो बताओ क्या होता है, इसके बाद जब वेव चलती है तो क्या होता है, ये 1 दोबारा से कहां पर आ जाता है सर, ये मीन पे आ जाता है, ये सर नीचे आ जाता है, ये सर ये यहाँ आ जाता है, ये सर आपके पास यहाँ पर ऊपर चला जाता है, 5 सर 5 यहाँ पर आ जाता है, हम बोलते हैं ये देखो जी, ये देखिए ये वेव बन, फिर क्या होता है, फिर ऐसे करते करते ये 1 पार्टिकल ऊपर चला जाता है, 2 इसके पीछे, तो वेव बनती रहती है। यहाँ पर 1 पार्टिकल क्या फिक्स्ड डिस्टेंस पे जाकर वापस आ रहा है, यानी कि क्या वो अपनी पोजीशन को लगातार चेंज कर रहे हैं, यस, तो हमारे पास हम बोल देते हैं कि ये ट्रैवलिंग वेव है जिसमें हर पार्टिकल मीन्स और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में मूव कर रहा है, लेकिन जब स्टेशनरी वेव होती है तो सम पार्टिकल नेवर लीव्स द मीन पोजीशन, कई पार्टिकल्स लीव मीन पोजीशन को छोड़ते नहीं है, क्यों नहीं छोड़ते, वेव तो है पर वेव स्टेशनरी है, वेव स्टैंडिंग है, वेव ऐसी वेव है बच्चे जो आपको एनर्जी जहां पे रुक गई है, एनर्जी स्टैटिक हो गई, एनर्जी बाउंड हो गई है, और फिर हमारे पास क्या आ जाता है, सम पार्टिकल्स
always remains, some particle always remains at extreme, always remains at extreme, और कुछ पार्टिकल्स इस स्टैंडिंग वेव में हमेशा एक्सट्रीम पोजीशंस के बीच में ट्रेवल करते, कई तो मीन पोजीशन को छोड़ते नहीं, और कई हमेशा रिमेन बच्चा अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे रहते हैं, आइदर साइड पे, मतलब कि या तो प्लस ए पे या फिर माइनस ए पे, और बाकी रेस्ट ऑफ द पार्टिकल क्या करते हैं, रेस्ट ऑफ द पार्टिकल ऑसिलेट्स बिटवीन, रेस्ट ऑफ द पार्टिकल ऑसिलेट्स, अब वो भी ऑसिलेट कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि ऑसिलेट नहीं कर रहे, बट दे ऑसिलेट बिटवीन, ये ऑसिलेट कर जाते हैं बिटवीन 0 से लेके प्लस माइनस से, यानी कि अब वो पार्टिकल बाउंड हो गए, अब वो पार्टिकल अपनी मैक्सिमम जहां तक वो जा सकते थे, यहां पर 1 2 3 4 5 बताओ कहां तक जा सकते हैं, तो बोले हर पार्टिकल प्लस ए से लेके माइनस ए के बीच में जा सकता है, उसको फ्री है, तभी तो ये ट्रेवलिंग वेव है। लेकिन जब स्टेशनरी वेव बनती है तो ऐसा नहीं होता। स्टेशनरी वेव जब हमारे पास बनती है तो पहली चीज है कि यहाँ पर दो वेव्स आपस में आके टकराती है, ये देखिए ऐसा होता है कुछ, हमारे पास यहाँ पर एक वेव है जो टकरा रही है, सपोज कि मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से ये आपके पास वेव आई और ये वेव आपके पास एक, ये वेव हमारे पास यहाँ पर आपके पास आई और ये यहाँ पे टकरा, चलो मैं इसको यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ ताकि चीजें हम बेटर ढंग से बना सके। अब देखो ये तो एक नॉर्मल वेव थी, ये तो नॉर्मल वेव थी, अब बोलोगे कि सर इसमें सारे पार्टिकल्स क्या कर सकते हैं, बताओ शाबाश, तो आप बोलोगे सर सारे पार्टिकल्स अपनी पोजीशन पे क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, हाँ कर सकते थे, पर आपने इस वेव को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब जो दूसरी वेव आ रही है टकरा के वो वापस आ रही है, अब ये पार्टिकल जो कि मीन पे था, ये बच्चा पार्टिकल जो एक्सट्रीम पे था ये मीन पे था, ये बच्चा आपके पास किसके ऊपर था, ये एक्सट्रीम पे था और ये मीन पे था। जब दूसरी वेव वापस चलती है तो देखो बच्चा हमारे पास क्या होते हैं, ये स्टैंडिंग वेव ऐसे बनती है, ये वेव दूसरी वेव है, लाल रंग की वेव क्या कर रही है, राइट टू लेफ्ट चल रही है, और काले रंग की वेव लेफ्ट टू राइट चल रही है, तो ये वेव ऐसे पहुंच गई, ये वेव हमारे पास ऐसे चल रही है, ये वेव ऐसे पहुंची और ये वेव उल्टी डायरेक्शन में चल रही है, तो अब क्या हुआ बच्चे, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, अब कोई भी पार्टिकल बच्चे कब ऊपर नीचे ट्रेवल करता है जरा बताओ, मैं आपको बताता हूँ, फिर से देखिए ये मेरे पास 1 नंबर वाला पार्टिकल है, ये पीछे से मेरे पास वेव ऐसे ट्रेवल आ रही है और ये 2, अब बताओ कि आपके पास ये 1 वाला पार्टिकल जब वेव का ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है ना बच्चे, जब वेव का ये वाला हिस्सा यहाँ पर पहुंचेगा 1 के पास, तो ये 1 बच्चे टकरा कर कहां पर आ जाएगा, नीचे की तरफ, मेरी बात को समझे, और वेव का फिर जब ये वाला हिस्सा 2 के पास पहुंचेगा, ये वाला हिस्सा 2 के पास पहुंचेगा तो 2 कहां पर आ जाएगा आपके पास, मीन पोजीशन पे, वेव का अलग हिस्सा जाकर आगे की तरफ जा रहा है और वो उसको डिस्टर्ब कर रहा है, जोन सा हिस्सा उसके ऊपर गिरता है वैसा वो पार्टिकल की मोशन हो जाती है। अब मुझे एक बात बताओ, 1 नंबर पार्टिकल पे जैसी वेव गई थी वैसे वापस आई, हाँ या ना, देखो ना यहाँ पर वेव का कौन सा हिस्सा टकरा रहा है, आप बोलो कि सर वेव का ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, और अगर आप इसके अंदर देखिए कोई चेंज नजर आ रहा है, कोई चेंज नजर नहीं आ रहा सर, ये जो मेरे पास 2 नंबर वाला पार्टिकल है इसको वापसी में भी इतनी ही वेव मिली, तो ये 2 नंबर वाला पार्टिकल जब वेव वापस आएगी तो यहाँ से कहां पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, लगी बात पता, लगी बात पता, लगी बात पता बच्चे, जो 3 नंबर वाला पार्टिकल है जब ये वाली वेव इसको मिलेगी तो ये वाला पार्टिकल यहाँ चला जाएगा, जोन सी वेव की फॉर्म उसको मिलती है वो उसके ऊपर चला जाता है, देखना यहाँ पर ये नॉर्मल वेव है, जब ये वाला नीचे वाला पोर्शन 1 के पास पहुंचता है तो 1 क्या करता है, इस पे सवार होके नीचे आ जाता है, 2 के पास ये वाला पोर्शन पहुंचता है तो ये इसको पकड़कर कहां पर आ जाता है, नीचे आ जाता है, तो यहाँ पर आपके पास 3 को जब ये वाला हिस्सा मिलेगा लाल वाला तो 3 यहां से यहां पर चला जाएगा, और आपके पास बताओ 4 क्या करेगा, क्या 4 कहीं पर जा सकता है, बताओ सोच के बताना, क्या 4 कहीं जा सकता है, 4 कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि पहले भी वेव का वही पोर्शन उसको मीन पे मिला था, अभी भी वो इंटरसेक्ट कर गया, जब वो इंटरसेक्ट किया तो वो कहां जा सकता है, कहीं नहीं, उसको तो कोई फर्क नजर ही नहीं आएगा,
टू वाला नीचे क्यों आ जाएगा, जरा पता लग रहा है क्यों बच्चे? ये वाला आपके पास यहाँ पर क्यों आ जाएगा नीचे आते हुए, बताओ शाबाश। क्योंकि इसको नीचे वाली डिस्टरबेंस, वेव नीचे जाते हुए नजर है तो उसको पकड़ने के लिए जाते हैं। पार्टिकल को जो वेव मिलती है उसको पकड़ते हैं। यहाँ पर देखो, ये वन वाले को, ये वाला पोर्शन है तो उसको पकड़ने के लिए वन नीचे आता है तो ये नीचे पहुंच जाता है। टू को ये वाला पोर्शन आगे मिलता है तो टू इसको पकड़ने के लिए कहां पर आ जाता है, नीचे। तो बन गई बच्चे एक वेव। मेरी बात को आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो? मैं आपको जो बता रहा हूं उसको अगर आप सोचोगे तो आपको बात पता लगेगी। ये थ्री वाला आपके पास यहां पर था तो नेक्स्ट बार में ऊपर चला जाएगा। और हमारे पास फोर के साथ होगा, क्या होगा? कुछ नहीं सर, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है। फाइव के साथ क्या हो रहा है? कुछ नहीं सर, इसको कोई फर्क ही नजर नहीं है। जैसी वेव इसके पास पहले थी बाद में भी उसी जगह पे मिल रही है। तो ये जो 1, 4 और 5 है ये कभी भी अपनी पोजीशन को लीव नहीं करेंगे। और बाकी पार्टिकल्स का क्या, ये इन पार्टिकल्स का क्या? ये सर पार्टिकल्स भी तो ऑसिलेट कर रहे हैं, ये पार्टिकल भी तो ऑसिलेट कर रहे हैं, लेकिन अब इनके ऑसिलेशन मैक्सिमम नहीं हो सकते। ये बेचारे अपनी मैक्सिमम कैपेबिलिटीज तक जा ही नहीं सकते क्योंकि वेव क्या होगी, स्टेशनरी। ये बेचारा कोई 6 नंबर का पार्टिकल था, जब वेव ऐसे गई तो ये यहां पर था, जब वेव वापस टकरा कर आई तो इसको वही ऊपर की तरफ, इस पार्टिकल को वही चीज मिली तो ये बच्चे सीधा ऊपर चला जाएगा, ये इससे ऊपर नहीं जा पाएगा। तो ये आपके पास फिक्स्ड एम्पलीट्यूड के ऊपर वाइब्रेट करना स्टार्ट कर गए। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव। जी पार्थ बोलो बच्चे। सर आप कह रहे हो 145 चेंज नहीं होगा तो फिर 236 चेंज होगा सिर्फ? जी बिल्कुल, देखिए सम पार्टिकल्स नेवर लीव द मीन पोजीशन, यानी कि वन पार्टिकल यहां पर मीन पोजीशन था और बाद में भी मीन पोजीशन पे था। आपके पास यहां पर ये जो 4 पार्टिकल था पहले भी मीन पोजीशन पे था अब भी है, और 5 बच्चे पहले भी मीन पे था अब भी है। लेकिन बच्चे अगर ये वेव वापस आ गई तो 3 के ऊपर वेव को ये वाला मिला, देखो ना वेव की कौन सी फॉर्म मिली है, ऊपर से जा रही है वेव। तो 3 नई वेव, नई डिस्टरबेंस उसको कहां से मिल रही है, ऊपर की तरफ मिल रही है। तो उस डिस्टरबेंस को कैच करके वो कहां पर चला जाएगा, ऊपर की तरफ। सर मेरी टकरा के ना, क्या बेटा? वेव टकरा के फिर जब वापस इस तरफ कह रहे हो ना? हाँ टकरा के, एग्जैक्टली। तो ये बच्चे इसको मिलेगा कि डिस्टरबेंस ऊपर आ गई तो उसको पकड़ने के लिए वो ऊपर भागेगा। और बच्चे फोर फोर बेचारे को तो वहीं पर सर वैसी अगर हम चीज मिल रही सिंपल थी। वर्ड्स में करें तो अगर टकरा के वेव चेंज होगी तो फिर नंबर्स भी चेंज हो गए ना? अगर क्या हम बेटा? अगर हम इन सिंपल वर्ड समझे तो अगर वेव टकराई तो वेव की फॉर्मेशन चेंज होगी और नंबर्स भी चेंज हो गए, फिर जो 3 वेव नीचे की था वो ऊपर आ गया। फॉर्मेशन, वेव की फॉर्मेशन चेंज नहीं हुई है, सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज हुई। वेव की फॉर्मेशन को चेंज करने के लिए एम्पलीट्यूड भी चेंज करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी भी चेंज करनी पड़ेगी। जबकि यहाँ पर लिख दिया गया है कि एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी आपके पास चेंज नहीं होती है, उसके एम्पलीट्यूड ओके और सर। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता है, सिर्फ उसके डायरेक्शन में चेंज होता है। मेरी बात को समझ रहे हो? तो जो 3 है वो अब ऊपर पहुंच जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 1, 4 और 5 इसको कोई फर्क नजर नहीं आता है क्योंकि यहाँ पर ये 4 पे था, इसको ये वेव नीचे दबा रही है और ये वेव भी बच्चे इसको नीचे, तो इसको लगेगा यार मुझे तो कोई फर्क नजर ही नहीं आया। यहाँ वाला पार्टिकल, सपोज आप ये वाला पार्टिकल ले लो, ये वाला, इसको कोई नाम दे दो पी वाले को। इस पी वाले को जब ये रिटर्निंग वेव यहाँ पर पहुंचेगी तो पी को क्या लगेगा, यार ये जो वेव मेरी जगह पे पहुंची है वो नीचे पहुंच गया, तो ये पी उठ के कहां पर आ जाएगा, यहाँ। ऊप- ठीक है। तो कुछ पार्टिकल्स अपनी मेन पोजीशन पे रहते हैं, कुछ मैक्सिमम के बीच में ऑसिलेट करते रहते हैं, और कुछ क्या करते हैं, 0 और +- a के बीच में ही ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि हमारे जितने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, हमारे पास जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, काके जितने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि गिटार हो गया, यानी कि सितार हो गया या वायलिन हो गया, जितने भी आपके पास जितने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो इसी पे बेस्ड है। फ्लूट हो गया, जितना भी है, माउथ ऑर्गन, हारमोनियम, ये सारे के सारे स्टैंडिंग वेव के ऊपर बेस्ड है। ये सब के सब हमारे पास किसके ऊपर बेस्ड है, स्टैंडिंग वेव के ऊपर हमारे पास ये सारी की सारी पिक्चर या चीजें हमारे पास बेस्ड है। तो जरा देखते हैं बच्चा हमारे पास, तो वी हैव स्टैंडिंग, आपके पास स्टैंडिंग वेव, तो वी हैव द स्टैंडिंग वेव आपके पास स्टिमुलेशन। जरा देखते हैं बच्चे, तो स्टैंडिंग वेव की स्टिमुलेशन करते हैं या फिर बच्चे हम एनिमेशन करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या चीज हो सकती है क्या चीज नहीं हो सकती है, जरा चेक करते हैं। तो
देखते हैं हमारे को कोई ऑनलाइन कोई चीज मिलती है ऐसे जिससे हम चीजों को देख पाए। एक मिनट, ये देखिए, ये देखिए। तो ये बच्चे हमारे पास आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर जो हरा रंग आपको बता रहे हैं, जो हरा रंग बच्चा आपको बता रहा है इसके अंदर से, सो ये थोड़ा सा हम अगर यहाँ पर मैं फास्ट करूं तो आपको पता लगे। ये देखिए, मेरी बात को समझ पा रहे हो? यहाँ पर आपको हरा रंग क्या बता रहा है बच्चे? ये बता रहा है कि ये वेव्स के अंदर किस तरीके से आपके पास चीजें क्या करती है बच्चे, ट्रेवल करती है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से, मैं फ्रीक्वेंसी को ऐसे कर देता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए, ये हमारे पास इस तरीके से स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं। हालांकि इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है। गड़बड़ ये बच्चे की, ये एक तरह की ही वेव बता रहा है, यानी कि दो वेव्स को सुपर इम्पोज करके नहीं बता रहा है इसके अंदर से। एक मिनट रुकिए, तो सुपर इम्पोज अगर ये करेगा तो आपके पास आएगा, लेट मी सी अनदर थिंग, कोई और चीज देखते हैं बच्चे इसके अंदर से। तो स्टैंडिंग वेव्स की फॉर्मेशन, सो वी हैव द स्टैंडिंग वेव। सो मेरे पास यहाँ पर स्टैंडिंग वेव्स, so we have the standing wave stimulation। जरा देखते हैं हमारे पास क्या है। अगर हमारे पास बन जाती है तो बहुत बढ़िया बच्चा, हमको यहाँ पर नजर आएगी। ओके, सो इट विल बी स्टार्टिंग। ओके, सो ये हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से, ओके ओके ओके, बस ये कर क्या रहा है, स्टार्ट करें बच्चे, स्टार्ट करें इसके अंदर से, देखते हैं हमारे पास ये स्टार्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो वो ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है भाई। ओके, अच्छा वेव चलानी पड़ेगी ना। ओके, सो ये वेव हमारे पास यहाँ पर बन गई है बच्चे। अच्छा, इसको इस तरीके से करना, तो मुझे करना क्या पड़ेगा भाई, यहाँ पर रेफरेंस लाइन है और ये डैम्पिंग आपके पास खत्म कर देते हैं और ये वेव को ट्रेवल, ये बच्चा हमारे पास इस तरीके से, ठीक है। यह हमारे पास यहाँ पर, एक मिनट, ये कुछ वेव बच्चे टकराकर वापस आ रही है हमारे पास। तो स्टैंडिंग वेव्स हमारे पास यहाँ पर बनती है क्योंकि कुछ पार्टिकल, चलो हरे रंग वाले को देखें बच्चे, क्या जो आपके पास लास्ट वाला है, लास्ट वाला जो है बच्चा हमारे पास, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा। सर इसको 1 and 5 समझ सकते हैं ना नंबर? हाँ, मतलब कि आप इसको एक तरीके से बंद कर सकते हैं हम इसके अंदर से। ये बन जाए, ये देखो, ये स्टैंडिंग वेव बन गई, ये बच्चा हमारे पास स्टैंडिंग वेव बन गया। और इसके अंदर से, इस स्टैंडिंग वेव के अंदर यहाँ पर अगर आप देखें तो हरे रंग वाला जो पार्टिकल है वो कई बारी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। वो बच्चा हमारे पास है जो मेन पोजीशन को लीव नहीं कर रहा है। आप किसी एक पॉइंट को अगर आप देखते हो तो कई ऐसे पॉइंट्स है बच्चा हमारे पास जो कि हमेशा एक्सट्रीम को क्या कर रहे हैं बच्चे, टच कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या बच्चे, एक स्टैंडिंग वेव को बनाने का आपके पास क्या बच्चे तरीका है। तो ये हमारे पास दूसरी तरह की स्टैंडिंग वेव है बच्चे, जिसमें एक एंड आपके पास लूज है। ये एक्चुअल में पता क्या दिक्कत क्या है, ये एनर्जी बहुत ज्यादा ले रहा है जिसकी वजह से ये आउट ऑफ द वे चला गया। ये भाई साहब खतरनाक हो चुके हैं, इन्होंने पता नहीं क्या स्टिमुलेशन बनाई हुई। खैर हम यहाँ पर पहुंचते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर स्टैंडिंग वेव कुछ इस तरीके से, जैसे उसमें बताया कि एक वेव टकरा कर वापस आती है, कुछ पार्टिकल वहीं पे रहते हैं, चाहे वेव जाए चाहे आए, और बच्चे कुछ पार्टिकल मैक्सिमम पे चले जाते हैं और बाकी फिक्स्ड एक्सिस पे हमारे पास चलते रहते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, नोड्स। नोड्स, तो नोड्स बच्चा हमारे पास क्या आ जाते हैं, नोड्स आर द लोकेशन, these are the location at the standing waves। ये लोकेशन है बच्चा हमारे पास स्टैंडिंग वेव्स के अंदर, लोकेशन ऑफ द स्टैंडिंग वेव्स वेयर पार्टिकल लाइज ऑन द मेन पोजीशन। जहां पर पार्टिकल कहां पर लाई कर रहा है, वेयर द पार्टिकल इज लाइंग ऑन, कहां पर लाई कर रहा है बताओ शाबाश, दिस इज लाइंग ऑन द मेन पोजीशन, दिस इज लाइंग ऑन द मेन पोजीशन। क्या मुझे यहाँ पर नोड नजर आ रहा है? बिल्कुल, ये मेरे पास यहाँ पर नोड आ गया, ये मेरे पास नोड आ गया, और ये 5 नंबर भी मेरे पास नोड आ गया। नोड बच्चा हमारे पास वो पोजीशन होती है जहां पर पार्टिकल कभी भी हिलता नहीं है, जबकि उसको वेव ट्रेवल कर रही है, वेव जाते हुए भी उसके पास से गुजरी, लेकिन वापस आते हुए वेव ने उसको कोई अलग जगह की डिस्टरबेंस नहीं दिखाई, तो वो उस तरफ को भागेगा ही नहीं।
उसको जैसे वेव देखो ना, 4 को पहले वाली वेव ऐसे टकरा रही है, दूसरी ऐसे, तो दोनों वेव इंटरसेक्ट कर दी, तो 4 कहीं नहीं जाएगा। वो क्यों कहीं जाएगा? क्योंकि वेव उसी जगह पे वापस आ गई जहां से चली थी। और बच्चे 3 डैश पे क्यों चला जाएगा? क्योंकि जाते हुए वेव नीचे से गई, तो वो 3 में से नीचे से पास हुई, और जब वेव वापस आई तो ऊपर ऊपर से से आई तो पास हुई, वो तो 3 3 डैश होगी। पकड़ने के लिए उसको ऊपर भाग जाएगा, क्योंकि वो वेव को पकड़ता है, वो डिस्टरबेंस को पकड़ता है। तो 1, 4 और 5 को कोई डिस्टरबेंस के अंदर चेंज नजर नहीं आया, तो वो अपनी जगह से हिला ही नहीं, तो वो जैसा था वैसा का वैसा रहा। और हमारे पास दूसरी चीज यहाँ पर क्या हो जाती है? एंटी नोड्स। क्या हो जाती है काके? एंटी नोड्स। अब एंटी का मतलब होता है बकरा, उल्टा। तो एंटी नोड्स हमारे पास क्या आ जाती है? लोकेशन at the standing waves. These are the location at the standing waves. ये हमारे पास स्टैंडिंग वेव्स के ऐसे लोकेशंस है वेयर पार्टिकल, जहां पर हमारा जो पार्टिकल है, वेयर द पार्टिकल इज एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जहां पर पार्टिकल मेरे पास किसके ऊपर है? शाबाश बताओ, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे। अब बताओ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में कौन कौन सा पार्टिकल है? शाबाश बताओ, कौन कौन सा नजर आ रहा है आपको? तो आप बोलोगे सर 2 है और 3 है, तो ये मेरे पास बन गया बच्चे एंटी नोड। ये मेरे पास यहाँ पर क्या बन गया? एंटी नोड। तो सर मेरे मिनिमम पास किसका यहाँ होगा? पर नोड। हाँ बोल बच्चे बोल, शाबाश मिनिमम बोल। किसका होगा डिस्प्लेसमेंट? क्या बेटा? मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होगा किसी का? बेटा मिनिमम मतलब 0, 0 1 का है आपके पास, हाँ या ना? 0 यस मतलब सर। नोड, नोड हिला ही नहीं, हाँ या ना? ठीक है। यस सर। तो हमारे पास नोड्स और एंटी नोड्स बनते हैं, तो इसका मतलब कहीं पर भी हमारे पास दो चीजें होंगी, एक नोड्स बनेंगे और दूसरे मेरे पास क्या बन जाएंगे? एंटी नोड्स बन जाएंगे। आई थिंक सो ये पॉइंट सबसे पहले हमें क्लियर होना चाहिए। अब हम इसकी एनालिटिकल ट्रीटमेंट देखते हैं। सो आप हमारे पास इसकी एनालिटिकल ट्रीटमेंट है, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है। एनालिटिकल मेरे पास यहाँ पर आपके पास इंसिडेंट वेव कौन सी है? आपके पास इंसिडेंट वेव कौन सी? तो आप बोलोगे ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। एंड आपके पास रिफ्लेक्टेड वेव कौन सी है? एंड द रिफ्लेक्टेड वेव, तो रिफ्लेक्टेड आपके पास वेव कौन सी हो जाएगी? तो y आपके पास रिफ्लेक्टेड, y रिफ्लेक्टेड आपके पास क्या आ जाएगी? ये मेरे पास आ गई a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ के एक्स। तो a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ मेरे पास के एक्स। अब हो क्या रहा है? स्टैंडिंग वेव्स बन कैसे रही हैं? तो हमारा जवाब ये होगा कि दोनों वेव्स आपस में ऐड हो रही। सो वी राइट डाउन एडिंग 1 and 2। तो एडिंग आपके पास 1 and 2, तो मैं 1 और 2 को ऐड कर देता हूं तो स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन बन जाएगी। तो अगर मैं ऐड कर देता हूं तो मेरे पास y किसके बराबर आ जाएगा? y r, यानी कि रिजल्टेंट। तो मेरे पास आएगा a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्योंकि लेफ्ट टू राइट चल रही है, प्लस ऑफ a साइन ऑफ मेरे पास ओमेगा टी प्लस ऑफ के एक्स। ऐसा क्यों? क्योंकि ये राइट टू लेफ्ट चल रही है। ओके, अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का तरीका हमारे पास क्या है? साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है? याद है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, याद है? हाँ या ना? चलो, अगर याद नहीं है तो बेटा याद तो करना पड़ेगा। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ए कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा बताओ? साइन ऑफ ए, और बच्चे हमारे पास cos कॉस के एक्स माइनस ऑफ माइनस cos कॉस ऑफ ये, ओमेगा और टी बच्चे हमारे cos पास sin के एक्स आगे प्लस आ जाएगा, तो साइन ऑफ ओमेगा टी sin ओमेगा कॉस टी ऑफ, प्लस cos के एक्स और प्लस आगे cos बच्चा ओमेगा हमारे टी पास प्लस प्लस ऑफ कॉस sin के ओमेगा एक्स। टी साइन ऑफ के एक्स। लो जी सर, ये हो गया सॉल्व, बिल्कुल हो गया सॉल्व। तो ये हमारे पास यहाँ पर ये वाली चीज आपके पास आ जाएगी, ये मेरे पास आ जाएगी, साइन ऑफ के एक्स आ जाएगी। इसमें से ये वाली टर्म कैंसल आउट। अब बताओ स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन क्या बनेगी? तो वी कैन राइट डाउन देयरफॉर द स्टैंडिंग वेव इक्वेशन विल बी। तो इस हिसाब से स्टैंडिंग वेव इक्वेशन क्या बन जाएगी? बताओ शाबाश।
इस हिसाब से स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन क्या बन जाएगी? तो मेरे पास स्टैंडिंग वेव इक्वेशन किसके बराबर आ जाएगी? शाबाश बोलो। द स्टैंडिंग वेव इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 2a cos of kx into sin of omega t। ये बात ध्यान रखना, ये अब आपके पास स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है और ये मेरे पास यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट, ये हमारे पास स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है। और इस इक्वेशन से अब हम क्या ढूंढेंगे? नोड्स और एंटी नोड्स की पोजीशंस, कि वो कहाँ कहाँ बनते हैं और एक नोड और दूसरे एंटी नोड में कितना फर्क आपके पास होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ये स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट देख, यहां पर हमारे पास क्या आ जाती है? इसमें जो टर्म है, कौन सी टर्म? 2a cos of kx रिप्रेजेंट्स, ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है। और बेटा ये क्या रिप्रेजेंट करता है हमें? द एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव। ये हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव, ये मुझे स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड बताता है। और ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम भी होता है, मिनिमम भी होता है। मैक्सिमम पे इसको एंटी नोड की लोकेशन बोल देंगे, एक्स के उस पॉइंट को। और हमारे पास जब मिनिमम होगा, जीरो होगा पार्ट, तो हम उसको नोड भी बोल देंगे। तो ये अब हमारी मर्जी है। तो मैं सबसे पहले लोकेशन ढूंढ लेता हूँ नोड्स की। लोकेशन ऑफ द नोड्स, नोड्स मुझे कहाँ कहाँ पर मिलेंगे? नोड्स का मतलब है जहां पर मैं बोलूंगा कि एम्पलीट्यूड 2a cos of kx इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास जो एम्पलीट्यूड है वो 0 हो रहा है। अब इसका मतलब मेरे पास आ जाएगा देयरफॉर cos of kx इज इक्वल टू 0। cos का kx 0 होने का मतलब क्या आ जाएगा? बताओ शाबाश। कि ये जो मेरे पास एंगल है kx, that should be equal to 0। और वो एंगल नॉट 0, दैट एंगल शुड बी इक्वल टू सम वैल्यू जिसपे cos की वैल्यू 0 आ जाती है। तो अब मेरे पास यहाँ पर kx की वैल्यू क्या क्या आ सकती है? तो आप बोलोगे सर देखो kx 90 डिग्री हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है बेटा, बिल्कुल 90 डिग्री पे 0 होता है। सर kx जो होता है वो 3π/2 भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल 270 पे भी 0 होता है cos। सर ये 5π/2 पे भी होता है, ये 450 पे भी होता है। सर ये 7π/2 630 पे बिल्कुल होता है। मतलब अगर हम चलते चलें तो मुझे वो पॉइंट्स मिलते जाएंगे जहां जहां पर मुझे नोड्स मिलेगा। और इसको मैथ्स वाले बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं कि cos का अगर आपके पास एंगल ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 के बराबर होता है तो उस केस में cos की वैल्यू 0 होती है। इसमें मैथमेटिक्स वाले बच्चों को दोबारा दोबारा बताने की जरूरत नहीं होती है। मैथ्स वाला बच्चा बड़ा खुश होता है, अरे ये तो मुझे आता है। नॉन मेडिकल वाला बच्चा खुश हो जाता है, मेडिकल वाला बच्चा बोलता है भाई क्या करवा रहा है यार, ये क्यों करवा रहा है, ऐसा क्यों करवाने की कोशिश कर रहा है ये बंदा? भाई मैथमेटिक्स है और यहाँ पर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 के अंदर cos की वैल्यू हमेशा 0 हो जाती है। चलो तो मतलब क्या हो गया, ध्यान से समझना। इसका मतलब अगर मैं बोलता हूं kx यानी कि 2π/λ, अब याद करो k किसके बराबर है? 2π/λ इंटू x इज इक्वल टू π/2। तो सबसे पहले पाई से पाई हुआ कैंसिल, तो मुझे पहली बार नोड कहां पर मिला? तो आप बोलोगे सर λ/4। ठीक है, ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, पहला मुझे λ/4 पे मिला। अच्छा अब दूसरा नोड कहां पर मिला? तो फिर हम लिखते हैं, हम अब kx को यहाँ पर kx इज इक्वल टू 2π/λ इनटू आपके पास x, और ये कब होता है? 3π/2। इस पे भी तो होता है 0। ठीक है सर कर दिया, इसको मैंने कर दिया, ये कैंसल। तो इसका मतलब दूसरी बारी नोड कहां पर मिला? तो आप बोलोगे 3λ/4। ठीक है, मतलब कि λ/4 का ऑड मल्टीपल। तो इसका मतलब मुझे nth नोड कब मिलेगा? अब ये बड़ा दिमाग लगाने वाली बात है। यहाँ पर मुझे कोई एक ऐसी चीज लिखनी है जिससे सब कुछ सेटिस्फाई हो जाए, और ये मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 2n - 1 इंटू λ/4, जहां पर n की वैल्यू कहां से शुरू होगी? 1 2 3 4 एंड सो ऑन से। तो अगर आप 1 डाल दोगे तो पहले नोड की पोजीशन, 2 डाल दोगे तो दूसरे नोड की पोजीशन, 3 डाल दोगे
तीसरे लोड की पोजीशन एंड सो ऑन, और ये चलता रहेगा। अब एक बात बताओ बच्चे, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स कैसे निकालोगे? ये बताओ, व्हाट इज द डिस्टेंस या सेपरेशन बिटवीन टू नोड्स? द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, शाबाश बताओ। दो नोड्स के बीच की दूरी कैसे निकालोगे? शाबाश बताओ। द डिस्टेंस बिटवीन द टू नोड्स इज गिवन बाय, द डिस्टेंस बिटवीन द टू नोड्स इज गिवन बाय, तो 3 लैम्डा बाय 4 माइनस ऑफ लैम्डा बाय 4, शाबाश बताओ कितना आ जाएगा? सो 2 लैम्डा बाय 4, ये मेरे पास आ जाएगा 2 लैम्डा बाय 4 एंड दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा बाय 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि कल को आपको ये जरूरत पड़ेगी कि दो नोड्स के बीच की इतनी दूरी है, वेवलेंथ बता दो, या आपके पास वेवलेंथ इतनी है तो दो नोड्स आपस आसपास के नोड्स के बीच की दूरी क्या होगी, तो हम पता कर सकते हैं। यानी कि नोड्स कहाँ बनेंगे मुझे अब पता लग गया। मैं कौन सी वेवलेंथ की लाइट यूज करूंगा, मैं कौन सी वेवलेंथ यूज करूंगा, उससे मुझे पता लग जाएगा अच्छा यहाँ नोड बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बन जाएगा। अब पॉइंट आ जाता है एंटी नोड्स कहाँ बनेंगे, अब जरा सोच के बताओ। एंटी नोड्स का मतलब क्या हुआ? अब बताओ एंटी नोड्स का मतलब क्या हुआ? तो लोकेशन ऑफ एंटी नोड्स, लोकेशन ऑफ एंटी नोड्स। एंटी नोड्स का मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अब वो प्लस ए और माइनस ए दोनों हो सकती है, तो मतलब 2a cos of kx इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 2। इसका मतलब मेरे पास cos की वैल्यू क्या होनी चाहिए? kx की वैल्यू प्लस माइनस 1। अब पॉइंट है cos की वैल्यू प्लस माइनस 1 कब एक्सक्यूज मी सर, जी बोलो बच्चे। सर मेरी अभी केमिस्ट्री की क्लास है। बस मैं बच्चे इसको फिनिश कर रहा हूँ। हमारे पास यहाँ पर kx की वैल्यू प्लस या माइनस 1 कब होती है मैं बताता हूँ, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे एंड सो। ठीक है, सो अब हम इसको कल कंटिन्यू करते हैं, तब तक आप पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत आए तो मुझे जरूर बताइए।